एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और आज हम करेंगे आपके यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स। जो भी आपके टॉपिक छूट गए थे यूनिट 1 के, वो हम इसमें आज कवर कर लेंगे और इसी के साथ आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रह गया था वो था ई गवर्नेंस यानी ई शासन। तो ई शासन को पहले पढ़ेंगे। ई शासन का मतलब क्या होता है? ये ई वर्ड जो है इसमें इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? गवर्नेंस यानी शासन करना। ठीक है, जिस भी तरीके से सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या फिर आईटी या फिर आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजें बेसिकली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जब हम गवर्नेंस पे कर देते हैं तो वो ई गवर्नेंस हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि ई गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर कौन कौन से इंट्रैक्शंस होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको मुख्य रूप से 4 देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका G2G, दूसरा होगा आपका G2C, तीसरा है आपका G2E और चौथा है आपका G2B। इसी को हमें यहाँ पे देखना है। 4 तरीके के ये आपके क्या ई गवर्नेंस के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो पहला जब हम देख रहे हैं G2C, जो कि क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, यानी जब गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों के साथ ये इंटरेक्ट करती है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा आजकल आपको पानी का बिल जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, इनकम टैक्स आपको भरना है, रिटर्न आपको फाइल करना है, ये सब आप किस में करते हो? ये सब आपके पास सर्विसेज उपलब्ध है। गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, जहां उसके थ्रू जो है वो सर्विसेज आपको मिलती है, जहां पे आप ऑनलाइन ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो जब गवर्नमेंट जो है वो हमें इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, ये आपका G2C में आता है। अगर हम G2B की बात करें तो G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, व्यवसायों की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो G2B है, बेसिकली बहुत सारे आपके जो बिजनेसेस हैं उनको लाइसेंसिंग के लिए, जो रेवेन्यू वगैरह है उसके लिए, और जो आपकी पॉलिसीज वगैरह होती है उनको स्टडी करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट से जो है यहाँ पर परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है, परमिट्स लेने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पर सुविधा जो है अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध है, जो जो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेड टेपिज्म वगैरह को भी हटा देती है। ठीक है, जो लाल फीताशाही होती है वो सारी चीजें यहाँ बीच से हट जाती हैं और व्यापार अच्छी तरीके से यहाँ पर हो सकता है। फिर देखेंगे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कोई एक विभाग जब गवर्नमेंट के दूसरे विभाग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, चाहे वो सूचना का आदान प्रदान, को इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, कोई सर्विस वो दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर रहा है, तो वो G2G में आता है। और अगर हम G2E की बात करें तो जब गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों, अपने इंप्लॉइज के साथ इंटरैक्ट करती है, तो वो क्या हो गया? आपका G2E हो गया। ठीक है, कोई भी ऑर्डर निकालना है, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। अब देखिए, ओरिजिन इसका कब हुआ था? ई गवर्नेंस की शुरुआत मानी जाती है 1970 से। 1970 में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो था उसको सबसे बड़ा कदम माना जाता है ई गवर्नेंस की तरफ। इसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC स्टैब्लिश हुआ था 1977 में, जिसने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ताकि जो जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं कंट्री के, उनको कंप्यूटरीकृत किया जाए, उनमें कंप्यूटर्स लगाए जाए। फिर देखिए, इन्होंने यहाँ पर द मेन थ्रस्ट, सबसे ज्यादा यहाँ पर किससे इसको मिली है? एक थ्रस्ट मिला है जब इन्होंने निकनेट, ठीक है, 1987 में लॉन्च किया, जो कि नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है, उसे जब इन्होंने लॉन्च किया, ये नेटवर्क जब इन्होंने लॉन्च किया, इसी के साथ इसे एक बहुत ही बड़ा एक थ्रस्ट या एक झटका, एक फोर्स जो है वो लगा था। फिर देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। देखिए, ई गवर्नेंस की वजह से अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो स्पीड, चीजों में गति आ गई है। पहले क्या होता था? सब पेपर वर्क से होता था, फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी खिसक रही हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब सब चीज स्पीडीली हो जाती है। आप देखो ना, लाइन में भी आपको खड़ा नहीं रहना पड़ता। पानी का बिल ये नहीं है कि आपके पास पहले आ रहा है पेज, उसके बाद आप जा रहे हो वहां लाइन में लग रहे हो, तब वहां पर पानी का बिल जमा कर रहे हो। आपने बस कि आपके पानी का जो बिल है वो आपके इस पे आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है, आप वहीं से उसको पे कर देते हो। ठीक है, तो स्पीडी हो गया है। कॉस्ट रिडक्शन हो गया है, क्योंकि हम इतने सारे फाइल, पेपर वर्क, रिकॉर्ड्स वगैरह को अब मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? कॉस्ट रिडक्शन हो गया है। फिर यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई है। आप ई गवर्नेंस में सिर्फ इसी को नहीं लेंगे, जो गवर्नमेंट के वेब पोर्टल्स वगैरह होते हैं, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट का कामकाज चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो वो वेब पोर्टल्स पर पब्लिक डोमेन पर डालती है, वो भी सब आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है।
तो कहीं ना कहीं इससे क्या आ गई है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ गई। आप अगर चेक करना चाहें तो गवर्नमेंट जितने भी ऑर्डर्स निकालती हैं, जितने भी पॉलिसीज वगैरह बनाती है, वो सब आपके पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। इवन के पार्लियामेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या दिए गए थे, ये सारी चीजें जो है आपके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें पारदर्शिता आ गई, ठीक है। फिर आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा आ गई है, अब गवर्नमेंट जो है इससे ज्यादा जवाबदेह हो गई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बेहतर ग्राहक सेवाएं हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब ई गवर्नेंस की देन है, लाभ है। स्टेजेस देखेंगे अगर ई गवर्नेंस के, तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको कंप्यूटरीकृत किया गया, यानी कि वहां पर कंप्यूटर्स लगाए। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में इनकी नेटवर्किंग की गई, ठीक है। मान लीजिए ये रूम है, इसमें 6 आपके कर्मचारी बैठे हुए, सबके टेबल पे कंप्यूटर लगा दिए गए। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी तो करनी होती है, तो इन सबको फिर नेटवर्क कर दिया गया, यानी एक दूसरे से इनको कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे दिखाई, वेब पर, इंटरनेट पर अपने वेब पोर्टल्स बनाए, ठीक है, वेबसाइट्स बनाई, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर शो कर सके, पब्लिक डोमेन में उतार सके। और फिर ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी, मतलब सर्विसेज वो जो प्रोवाइड कर रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बताया पानी का बिल, रेलवे का टिकट आपको बुक करना है, ये सारी सर्विसेज भी जो है वो उन्होंने प्रोवाइड करवाई, ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर सके। तो इस तरीके से आपका ई गवर्नेंस चला। फिर आप देखेंगे पिलर्स क्या क्या है इसके, पिलर्स या कंपोनेंट्स कह सकते हैं आप, तत्व क्या क्या होते हैं ई गवर्नेंस पे। तो सबसे पहले तो होते हैं लोग। लोग में दो तरीके के आ जाएंगे, एक तो होगा यूजर, ठीक है, जो उपभोक्ता है या उपयोग कर रहा है, और दूसरा होता है प्रोग्रामर, ठीक है, जो इन सॉफ्टवेयर को, इन वेबसाइट्स वगैरह को डेवलप कर रहा है। फिर प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस क्या होगी, किससे किस तरीके से, किस माध्यम से सर्विस जो है प्रोवाइड करानी है यूजर तक। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, चाहे इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। और रिसोर्सेज, ये जो इंफॉर्मेशन इसमें डाली जा रही है, ये डेटा, ये जो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो रिसोर्सेज या संसाधन का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे गुड गवर्नेंस थ्रू स्मार्ट गवर्नेंस। ये स्मार्ट जो है एक तरह का एक्रोनेम है जो सुशासन के लिए जिम्मेदार है। मतलब बेसिकली आप गुड गवर्नेंस या सुशासन की जब बात करते हैं तो वो किससे आता है, स्मार्ट से आता है। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, एस का मतलब है सिंपल, यानी आपने सरल बना दिया। एम का मतलब है मॉरल, यानी कि यहाँ पे नैतिकता है, ठीक है, हर चीज सही और गलत का यहाँ पर जो है सही तरीके से विभेद किया गया। फिर ए हो गया आपका अकाउंटेबल, यानी कि जवाबदेह है सरकार। आर हो गया रिस्पॉन्सिबल, यानी कि यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है, अपने सारे काम जिम्मेदारी पूर्वक कर रही है। और टी का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो वर्किंग है गवर्नमेंट की वो पारदर्शी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है, शिक्षा में समान अवसर या फिर समानता के लिए शिक्षा। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको समानता यानी इक्वलिटी और इक्विटी, दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी का मतलब है सबको हम एक ही लेवल पर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इक्विटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इक्विटी का मतलब है हम सबको समान अवसर दे रहे हैं, ठीक है, समान अवसर मतलब जिसको अगर कोई कमजोर वर्ग है तो हमें उसको ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस लेवल पे पहुंच पाएगा। इसको हम ऐसे देखते हैं ना कि इक्वलिटी का मतलब है आपने एक जैसा अवसर सभी को दे दिया। यहाँ पर आपको अगर सबको एक लेवल पे लाना है तो जो वंचित वर्ग है उसको आपको ज्यादा बेनिफिट देना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी अच्छा है उसको आप कम बेनिफिट भी देंगे तो भी चलेगा, ताकि वो समान लेवल पर आ सके। तो इक्विटी और इक्वलिटी में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को समान रख रहे हो, वहां पर वंचित वर्ग को थोड़ी एडिशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, समान अवसर दे रहे हो वहां पर। फिर देखिए इक्विटी, जैसे कि मैंने बताया, समता का तात्पर्य संसाधनों, अवसरों, परिणामों के वितरण में निष्पक्षता और न्याय है, ठीक है। न्याय कब होगा, अगर मान लीजिए इसका जो एक पर्सन जो है उसके पास जो है 90 रुपए है और दूसरा पर्सन जो है उसके पास केवल 20 रुपए, आपको अगर इन दोनों को समान लेवल पर लेकर आना है तो आपको इसे तो सिर्फ 10 रुपए देने, लेकिन इसे आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर ये इक्वल लेवल पर खड़े हो पाएंगे, ठीक है। तो जो वंचित समूह है उसको आपको ज्यादा बेनिफिट देना पड़ेगा, तब ये होगा इक्विटी। हम ये जो समानता की बात कर रहे हैं, समानता जो आएगी आपकी वो कैसे आएगी, जब आप सभी लोगों तक जो शिक्षा के अवसर हैं वो ठीक से पहुंचा पा रहे। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं।
तो उन प्रावधानों में से देखिए आपका है सबसे पहला कि समवर्ती सूची में रखा गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था, इससे शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही इसके ऊपर नियम बना सकते हैं। इसके बाद आपका था जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की देखभाल और शिक्षा, जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो जो 86वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 2002 में आया था, उससे अनुच्छेद 45 को यहाँ पर 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का आयोजन करेगा, इस रूप में बदल दिया गया था। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। देखो इससे पहले हम अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात कर रहे थे जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या रखा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि आपका आरटीई बन गया था 2009 में। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन उसके बाद उसे एक अधिनियम, एक एक्ट बना दिया गया। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर, इन सबके बेसिस पर बच्चों को एडमिशन देने पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान अधिकार है कि वो इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश पा सकते हैं, आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। फिर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि सबके लिए इक्वल बनेगी, जो भी चीजें बनेगी इक्वल ही उनके लिए कोई भी प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन महिलाएं जो है अनुच्छेद 15(3) में कहा गया अगर इनके लिए कोई विशेष प्रावधान करना पड़े तो वो पावर भी इनको दी गई है। ठीक है, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना है तो वो कर सकते हैं। फिर देखिए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ही आपका अनुच्छेद 30 में जो है 2 प्रावधान किए गए हैं कि जो अल्पसंख्यक होते हैं वे किसी भी धर्म और भाषा पे आधारित हो, ठीक है, वो अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के होते हैं ना, जैसे कि आपने देखे होंगे जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं या वो गुरुद्वारा वाले आपके स्कूल्स होते हैं, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको ये हक होता है कि वो अगर रिलीजन के बेस पे या भाषा के बेस पर अगर वो कोई अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से एक शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। और दूसरा, राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ चाहे अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय का भी है तो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका कमजोर वर्ग। जो कमजोर वर्ग होते हैं आपके एससी और एसटी वाले, ठीक है, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है समाज के कमजोर वर्गों को, चाहे वो विशेष अनुसूचित जनजातियों से हो या अनुसूचित जातियों से हो, उनको उनके शैक्षिक और आर्थिक जो हित हैं उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, उन्हें किसी भी तरह के शोषण का शिकार नहीं होने देगा। फिर अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये भी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया है, ताकि कई बार ऐसा होता है अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350A में कहा गया है प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में बच्चा पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल वो पढ़ सकता है, उसे सारी सुविधाएं वो वाली मिलनी चाहिए। फिर देखिए धार्मिक शिक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपका अनुच्छेद 28 कहता है स्पष्ट रूप से कि कोई भी सरकार द्वारा चलाया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट या सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई भी इंस्टीट्यूट है वहां पर धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का धार्मिक अगर वहां पर पूजा वगैरह की जा रही है तो आप बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसे अटेंड करे। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का बहुत ही बेहतर तरीका है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सबको आज जो है समावेशी परिवेश में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपकी कक्षा में हर तरह का बच्चा जो है आप उसके लिए शिक्षा में जितने भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो आप करेंगे। पहले क्या होता था इंटीग्रेटेड, जिसे हम समेकित शिक्षा कहते थे, तो उसमें आपने बच्चों को रख तो लिया क्लास में लेकिन आप उनके लिए कोई विशेष तरीके से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर उसको मतलब फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसके लिए फर्नीचर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, या अगर उसे मान लीजिए कुछ श्रव्य संबंधी उसे कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए किसी और तरह का विशेष आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे कि वो किसी और तरीके से चीजों को सीख पाए। ठीक है, अगर वो सुन नहीं सकता तो एटलीस्ट हम उसके लिए कोई और एक्टिविटी ऐसी अरेंज करते जो वो
उसी काम को अच्छे तरीके से सीख पाए। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन थी उससे बेटर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि आप बच्चों को रखिए भी और उनके अनुसार जो भी आपके स्कूल प्रैक्टिसेस हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो उनके अकॉर्डिंग करिए भी। ठीक है, ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट। फिर देखिए लास्ट टॉपिक जो हम आपका करेंगे यूनिट 1 का, वो है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका, ये स्कीम थी आपकी जो आपकी गवर्नमेंट ने, क्या एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। सब इसके लिए आपका सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसे लीगल बैकिंग तब मिली जब 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसने आपका ये आपका प्रावधान किया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ये स्कीम जो थी आपकी, ये जो एग्जिस्टिंग उस समय का डीपीईपी प्रोग्राम यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो चल रहा था, उसी को क्या किया था, मॉडिफाई किया गया था, उसी में चेंजेस किए गए थे। तो स्टार्ट हुई थी आपकी 1993-94 में। स्कीम को स्टार्ट करने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्कीम ऑपरेशनल है सिंस 2000 टू 2001। ठीक है, फिर देखेंगे ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी इस पे वित्त की व्यवस्था या फाइनेंस जो है वो कहाँ से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। हालांकि यहाँ पर सेंटर से वित्त पोषित होने का मतलब ये नहीं कि स्टेट बिल्कुल नहीं दे रही, यहाँ पे रेशियो डिवाइडेड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियली फंडिंग 85:15 थी, यानी 85% जो पैसा था वो केंद्र सरकार लगा रही थी और 15% जो था वो राज्य सरकारें लगा रही थी। लेकिन 10th 5-year प्लान में इसकी शेयरिंग जो है 75-25 कर दी गई, यानी 75% अब जो है केंद्र सरकार लगा रही थी और 25% जो है वो राज्य सरकारें लगा रही थी। एंड आफ्टर 12th 5-year प्लान जो ये फंड की शेयरिंग है वो 50-50 हो गई। ठीक है, फिर देखिए लोगो आपका सर्व शिक्षा अभियान का, ये आपने सभी जगह देखा होगा, पेंसिल बनी है उस पर एक ये लड़की और एक यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ये इसका यहाँ पर नारा भी था। बिफोर 2010 टाइम बाउंड एम्स क्या थे, 2010 से पहले जो थे यहाँ पर टाइम बाउंड एम क्या थे इनके, के यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, सभी को क्या है स्कूल में लाया जाए। एजुकेशन गारंटी सेंटर, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी मिलेगी और ऑल्टरनेट स्कूल्स की व्यवस्था की जाए। ठीक है, जहां पर आपके मान लीजिए शिक्षा के वहां पर संस्थान उपलब्ध नहीं है तो वहां ऑल्टरनेट स्कूल्स बनाए जाए, वैकल्पिक स्कूल बनाए जाए। और बैक टू स्कूल कैंप एक जो है आपका चलाया गया था, ये आपका 2003 तक कर लेना था। ठीक है, अगर हम सेकंड पे जाए तो ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 5 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2007, 2007 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा कि जितने भी बच्चे हैं उनका कम से कम एलिमेंट्री स्कूलिंग प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूर्ण हो जाए। फिर अगर हम देखें ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूलिंग बाय 2010, 2010 तक इन्होंने क्या किया था कि जो सभी बच्चे हैं वो 8 वर्ष की जो भी स्कूलिंग है 2010 तक वो पूरी कर ले। और इनका फोकस केंद्र में क्या था कि यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, गुणवत्ता उसकी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ इम्फेसिस देते थे कि जो शिक्षा मिल रही है ना वो जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। फिर ब्रिज ऑल जेंडर गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007, 2007 तक सारे जो जेंडर गैप्स है या लड़की और लड़कों में जो भेदभाव किया जाता था उसको दूर कर लिया जाए। प्राइमरी स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज यानी प्राथमिक कक्षाएं जो आपकी कहां से कहां तक होती है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो क्लास 1 से क्लास 5 तक जो जेंडर गैप को ओवरकम करने का लक्ष्य इन्होंने रखा वो 2007 तक रखा। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो 8 तक होती है उसके लिए लक्ष्य इन्होंने 2010 तक रखा कि 2010 तक हम इस जेंडर गैप को ब्रिज कर पाए। इसके अलावा यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, यूनिवर्सल रिटेंशन मतलब जब आप बच्चों को एक बार स्कूल में एडमिशन दे तो देते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो अपनी शिक्षा पूरी करे, वो बीच में ही शिक्षा छोड़ के चले भी जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2010 तक का लक्ष्य रखा था कि एक बार हमने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया तो वो स्कूल में रहकर अपनी जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे, बीच में ही स्कूल ना छोड़े। इसी को इन्होंने सार्वभौमिक प्रतिधारण यानी यूनिवर्सल रिटेंशन कहा। की इनिशिएटिव्स जो है आपके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या चल रहे थे,
पढ़े भारत बड़े भारत, ठीक है। ये एक सब प्रोग्राम था जो एसएसए ने लॉन्च किया था 2014 में, और इसमें चिल्ड्रन हु फेल टू रीड इन अर्ली एजुकेशन लैग बिहाइंड इन अदर सब्जेक्ट दस इट फोकसेस ऑन। तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने ये माना कि जो बच्चे शुरुआत में ही रीडिंग नहीं कर पाते, पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के जैसे जैसे उनके सब्जेक्ट टफ होते जाते हैं वो उनको भी नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए इन्होंने कहा था भाई हमें फोकस करना चाहिए अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना होगा, जिससे कि जब वो रीडिंग करें उन्हें इंटरेस्ट आए, उन्हें रुचि आए और वो समझ के पढ़े। ये नहीं कि बस खाली रीड कर दिया, रीडिंग करते वक्त उन्हें समझ में भी आना चाहिए, लिखना और पढ़ना समझ के साथ। और दूसरा उन्होंने अर्ली मैथमेटिक्स के ऊपर भी जोर दिया। इन्होंने कहा मैथ्स में जो है बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड विद फिजिकल एंड सोशल वर्ड फॉर क्लासेस 1 एंड 2। क्लासेस 1 और 2 में मैथ्स को, गणित को कैसे हम भौतिक और सामाजिक जगत से जोड़कर बच्चे को सिखाए, तभी बच्चे को इंटरेस्ट इसमें आएगा। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग करनी थी एसएसए की, यानी सर्व शिक्षा अभियान की, वो आपकी होनी थी शगुन पोर्टल के द्वारा। तो शगुन पोर्टल अगर आपसे पूछ ले तो शगुन क्या है, तो ये आपका एक पोर्टल है जो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी या मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया था। और पोर्टल किसने डेवलप किया था, वर्ल्ड बैंक ने एमएचआरडी के एसोसिएशन से। कब आया था ये, जनवरी 2017 में। फिर देखिए समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा अभियान जो था आपका, इसमें आपके जो 3 आपके प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे, कौन कौन से, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा, और टीचर एजुकेशन, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर एक में कर दिया गया और अब ये किस नाम से जाना जाता है, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये इंटीग्रेटेड स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन में, जो कि लॉन्च हुई थी कब, फ्रॉम ईयर 2018-19, जिसमें 3 आपके ये सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन को जोड़ा गया था। तो ये आपके 3 टॉपिक थे, रिमेनिंग 3 टॉपिक जो यूनिट 1 के हमने कवर किए। आई होप आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज जरा सी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, सैटरडे को हमारा Q&A सेशन होगा। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस हमें वहां पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस को जरूर वहां उस Q&A सेशन में लेंगे। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स हमने इस वीक किए हैं उसका एक संडे टेस्ट होगा। तो संडे को जो टेस्ट है वो उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा। और टेस्ट की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका ये टेस्ट लिंक ओपन रहता है। आप चाहें तो इस टेस्ट के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपको कितना इन चीजों से फायदा मिल रहा है, कितना आपको जो है अब ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो अब हमारा एक लास्ट लेक्चर कल का बचा है और इसी के साथ हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और आई होप कि ये जो आपकी सीरीज है आपके लिए इतनी यूजफुल रही कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि जितने भी आपके 10 यूनिट्स है उसमें काफी कुछ आप कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये 15 डेज की सीरीज कवर की है और आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अब रिमेनिंग समय आप और सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे दे सकते हैं और अपनी तैयारी जो 27 अप्रैल की करनी है आपको वो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।